तो हम लोग 120 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एसएससी जीडी का आरडब्ल्यूए बुक का हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और टोटल क्वेश्चन है शायद 233 क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष थे और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दास कर्मकार। तो दास कर्मकार ऐसे आदमी होते हैं जिनका पास अब खुद का जमीन नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश की संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, स्थापना वर्ष 185 ईसा पूर्व, अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के अन्य प्रमुख शासक अग्निमित्र, वासुमित्र, वज्रमित्र तथा देवभूति आदि यहाँ पुष्यमित्र के अन्य शासक थे। डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। अश्वघोष हो जाएगा इसका आंसर। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र, चरक तथा पार्श्व जैसे विद्वान रहते थे। और चरक जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, चरक ने ही वो इसमें मतलब चरक मतलब कनिष्क के राज दरबारी मतलब ये थे, राजवैद्य थे। राजवैद्य मतलब पहले जमाने का डॉक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 123, गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण। गंधार गंधार कला शैली कुषाण वंश कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क थे और इनके शासन काल में कला से संबंधित दो स्वतंत्र शैलियों का विकसित हुआ, जो कि निम्नलिखित है, जैसे कि गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार देवी। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित था और गुप्त संवत का प्रारंभ करता भी था और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाहित थे। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियां है विक्रमांक, परम भगवत आदि। और कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियां है महेंद्र आदित्य, श्री महेंद्र आदि। समुद्रगुप्त की उपाधियां है कविराज, अप्रतिरथ, पराक्रमांक आदि। महाराजा धीराज की उपाधि है से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त प्रथम है। इसको और एक बार देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियां विक्रमांक, परम भागवत आदि। और कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र आदि। समुद्रगुप्त की उपाधियां कविराज, अपृथ्वीराज और पराक्रमांक आदि। महाराजा धीराज की उपाधि से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त प्रथम थे। हर्षवर्धन द्वारा कितने सांस्कृतिक नाटक लिखे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन सी में है। हर्षवर्धन द्वारा 3 संस्कृत नाटक लिखे गए थे। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी, जैसे कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, गंगानंद, नागानंद। क्वेश्चन नंबर 127, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त शासक समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी को विजित करने वाला बताया गया था। मौर्यों के किस राजा ने दावा किया था कि उसने प्रवृत्ति जो कि बाद में गुप्तों को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्ववर्मन। जो कि मौखरी वंश के प्रमुख शासक आदित्य वर्मन, ईश्वर वर्मन, गृहवर्मन, ईशान वर्मन, अवंती वर्मन, सर्ववर्मन। और परवर्ती गुप्तों की जानकारी के मुख्य स्रोत अफसर अफसर का लेख और देवबर्मन
और साहबाबाद आरा जो कि बिहार के लेक है। तो मौखरी मूलतः सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी। तो मौखरी मूलतः सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में पश्चिमी गंगा मैदान क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया था। तो मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराज धीराज। मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबर करने के लिए महाराजा धीराज की उपाधि के अनुकरण किया था। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश देश ने उन्हें रोक दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, जो कि यहाँ पे हर्षवर्धन के नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश जो कि पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। और चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना देश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता था, मतलब है अभी भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपाधियों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा था। तो समुद्रगुप्त को कहा था भारत का नेपोलियन। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 134 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा हो जाएगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय झेलनी पड़ी। और एक बार देख लेते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय झेलनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। निम्नलिखित में से बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे। तो बाण भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं हर्षचरित एवं कादम्बरी। राजशेखर को महापाल एवं महेंद्रपाल प्रथम दोनों से संरक्षण प्रदान किया था। चंद्रशेखर की मुख्य रचनाएं है काव्य मीमांसा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और आर्यभट्ट की प्रमुख रचना है आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 136, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा 12। समुद्रगुप्त संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय के लिए किन नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के विजय के लिए 3 नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त को दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 137, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त प्रशस्ति की खुदाई की गई है। तो समुद्रगुप्त को दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद प्रशस्ति स्तंभ लेख के इस सप्तम श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 138, देश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ लिखा उसका विस्तृत विवरण किया। तो इसका आंसर होगा ह्वेनसांग।
हेनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। चीनी यात्री हेनसांग ने अपना ग्रंथ सी यू की नाम से लिखा था, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 139, हर्षवर्धन के दरबार में बानभट्ट एवं मयूर नामक प्रमुख विद्वान भी रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में बानभट्ट एवं मयूर नामक प्रमुख विद्वान भी रहते थे। क्वेश्चन नंबर 139, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुष्यंत। कालिदास रचित नाटक, तो कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा है दुष्यंत। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। क्वेश्चन नंबर 140, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल कला एवं साहित्य की दृष्टि से भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धवका। अर्धवका इसमें निम्नलिखित में से ऊर्ध्वका शब्द भारत में मंदिर से स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। जैसे कि द्रविड़, आपका यहाँ पे द्रविड़ भी मंदिर से रिलेटेड है, जो कि साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल का मंदिर बनता है। बेसर भी है, देखिए बेसर यहाँ मंदिर का परिसर, और नागर भी मंदिर का ही है, और जो कि ऊर्ध्व का है ये मतलब मंदिर से रिलेटेड नहीं है। तो मैं भारत में मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित है, द्रविड़, नागर और बेसर। जिस नागर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बनता है, बेसर मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बेसर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है, तो इसका आंसर रहेगा मदुरई। निम्नलिखित में से मदुरई भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है, तो संगम साहित्य जो कि प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचनाएं हुई उनको संगम साहित्य कहा जाता था। तो प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचनाएं हुई उनको संगम साहित्य कहा जाता है। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए थे। प्रथम संगम अगस्त्य जो कि ऋषि के अध्यक्षता में मदुरई में हुआ। प्रथम संगम अगस्त्य जो कि ऋषि की अध्यक्षता में मदुरई में हुआ। द्वितीय संगम जो कि अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में कपाटपुरम में हुआ। और तृतीय संगम जो कि नक्कीरर की अध्यक्षता में मदुरई में हुआ। तो 3 संगम हुआ था। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को देश के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कैडेसियार और अदिमई। तो ये कैडेसियार और अदिमई जाना जाता है। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों में रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सालाभोग। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों में रख रखाव के लिए भूमि को सालाभोग कहा जाता था। जैसे देखिए वेलन वेगाई जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, जैसे कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, उसको वेलन वगाई कहते हैं, जो कि गैर ब्राह्मण और किसान स्वामी की भूमि होती है। उसका बाद ब्रह्मदेव जो कि ब्राह्मणों को दी गई भूमि होता है। सालाभोग जो कि शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दी गई भूमि होता है। और देवदान जो कि मंदिरों को दी गई भूमि होता है। क्वेश्चन में 145, चोल काल के दौरान मूवेंडल वेलन और आयरयार की उपाधियां थी, तो इसका आंसर हो जाएगा धनी भूस्वामियों के लिए यहाँ पे मूवेंदलम और अरैयार के नाम से प्रसिद्ध था। तो रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एज पुलकेशिन द्वितीय। तो रवि कीर्ति की संबंध ऐहोल अभिलेख से भी है, और वह चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन II का दरबारी कवि था। तो रवि कीर्ति की ने निम्नलिखित में से पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक के प्रशस्ति की रचना की थी।
क्वेश्चन नंबर 147, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में निर्मित है। इसका निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है और इस मंदिर को वर्ष 1984 में इन यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 148, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर निर्माण में किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव। तंजावुर या फिर तांजौर का राज्य राजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था और यह मंदिर द्रविड़ शिल्पकला की उत्तम कृति है। और राजराजेश्वर मंदिर जो कि बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है तथा यह भगवान शिव को समर्पित है। तो क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। प्रवर सेन जो कि प्रथम एवं प्रवर सेन द्वितीय काकाटक राजवंश के प्रमुख शासकों में से थे। क्वेश्चन नंबर 150, और किस वंश के शासक ने 999 में कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेल, जो कि ऑप्शन ए में है चंदेल। तो चंदेल वंश के शासक ने 999 में कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेल। चंदेल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है स्थापना 9वीं शताब्दी में नन्नुक द्वारा। चंदेल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य स्थापना 9वीं शताब्दी में नन्नुक द्वारा। राजधानी खजुराहो। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था परमार्दी देव और परमल। चंदेल वंश के दौरान निर्मित प्रमुख मंदिर कंडरिया महादेव मंदिर एवं विष्णु चतुर्भुज मंदिर। तो हम लोग 150 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अभी लास्ट में जो मतलब अभी कल हम लोग फिर 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।